आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हमने ध्यान से देखना है। ओके, तो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज आर एट डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने ये देखना है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो स्मॉल बिजनेसेस को मिले हैं अगर हम कंपेयर करें उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। ओके, तो आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। द स्केल ऑफ द ऑपरेशंस, अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एबिलिटी टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आर सम ऑफ दीज एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को इसमें क्या कर रखा है, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या जो स्मॉल बिजनेसेस को मिले हैं ओवर लार्ज बिजनेसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, फाइनेंस की अवेबिलिटी। ठीक है, हमने किस में डील करा, फाइनेंस अवेबिलिटी जो होती है वो किस में हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ओके, हमने ये भी बात कर ली। फिर उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूसेज। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूसेज। ठीक है, जो स्मॉल स्केल होते हैं उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी को यूज कर सके टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि उनके पास एबिलिटी नहीं है कि उनको बाय कर सके। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये कई एरियाज है या ये कई की डिसएडवांटेजेस है स्मॉल बिजनेस के ओवर लार्ज बिजनेसेस में। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम कैन एट्रीब्यूट टू स्मॉल साइज ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, जो सी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो एट्रीब्यूट किससे करती है कि उनका साइज क्या है, वो भी स्मॉल है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। जो प्रिवेंट करती है कि वो टेक कर सके एक उस एडवांटेजेस को जो एक्वायर करिए लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, however the problem faced are not similar to all the categories of small business। लेकिन अगर हम ये प्रॉब्लम देखें जो फेस हो रहे हैं वो सिमिलर नहीं होती हर स्मॉल बिजनेसेस के। इससे क्या मतलब हुआ कि कई बार जो डिसएडवांटेजेस है एक स्मॉल बिजनेस के लिए, ये माने हैं कि जो दूसरी डिसएडवांटेज होगी वो दूसरी स्मॉल बिजनेस के लिए होगी या नहीं होगी। ठीक है, एक एडवांटेज हो सकती है तो दूसरे स्मॉल बिजनेस के लिए वो डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम देखें इन केस ऑफ द स्मॉल एंसिलरी यूनिट्स, अगर हम स्मॉल सपोर्टिव यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो मेजर प्रॉब्लम इंक्लूड क्या होती है बताइए। ठीक है, डिलेड पेमेंट। क्या हो जाती है, डिलेड पेमेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम अ पेरेंट यूनिट एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हमने इसमें क्या बात करी है, एक बार ही देखें। हमने क्या बात करी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, क्या बात करी हमने, बताइए। हमने बात करी उन एंसिलरी यूनिट्स के बारे में जो कहाँ से रिलेटेड थी। ठीक है, जो सपोर्टिव थी। ठीक है, उसमें हमने क्या बात करी कि कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमने क्या बात करी थी, एंसिलरी यूनिट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बात करी, अनसर्टेनिटी है कि ऑर्डर्स मिले। ठीक है, और कहाँ से मिले, पेरेंट यूनिट से। ठीक है, ये तो नहीं है कि पेरेंट यूनिट में अगर कह रखा है कि इतने मिलेंगे तो इतने ही मिलेंगे, कई बार होता है कि वो ऑर्डर दे ही ना। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंट चेंजेस भी हो सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ें क्या लिखा है। यस, आगे लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल यूनिट इंक्लूड रिमोट लोकेशन। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है किसकी, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल यूनिट्स की, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रिमोट लोकेशंस को, विद लेस डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज होती है वो भी लेस डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ मैनेजरल टैलेंट, पुअर क्वालिटी हो जाती है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और इनअवेबिलिटी हो जाती है फाइनेंस की। तो हमने क्या बात करी है कि ट्रेडिशनल जो, अगर हम स्मॉल स्केल यूनिट्स को देखेंगे, ये हमने एंसिलरी के बारे में बात करी थी। हाँ जी, वो भी स्मॉल स्केल थी। यस, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की जो भी स्मॉल स्केल में आ जाता है। यस, तो इसमें क्या थी कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब हुआ कि उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। ठीक है, फैक्ट्री मेंटेन्ड नहीं थी। ठीक है, और साथ ही साथ रोड्स अच्छी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इन सब के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो स्मॉल स्केल पे थी। ठीक है, इसमें हमने डिसएडवांटेजेस देख ले। अब साथ ही साथ क्या था, पुअर क्वालिटी थी। ठीक है, प्रोडक्ट की, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे जा रहे थे। और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, ये एक कॉमन पॉइंट है, अगर स्मॉल स्केल में चल रहे हो तो आपके पास फाइनेंस नहीं होता है। ओके, और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से यूज़ कर रहे थे। क्या मतलब हुआ टेक्नोलॉजी से, पुरानी टेक्नोलॉजी जो ऑब्सोलेट हो गई हैं हमारी इस
एरिया में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्टिंग स्मॉल स्केल यूनिट इंक्लूड, अब प्रॉब्लम बता रखे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम हमने करी थी एंसिलरी की थी, फिर हमने ट्रेडिशनल की पढ़ी, फिर हमने स्मॉल स्केल की बिजनेस की कंपेयर टू लार्ज बिजनेस में पढ़ी। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जो रिलेटेड किससे करेंगे बताइए, एक्सपोर्ट से। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में हमने क्या पढ़ना है, लैक ऑफ एडुकेट डाटा ऑन फॉरेन मार्केट। लैक ऑफ एडुकेट डाटा किस में था, फॉरेन मार्केट में। साथ ही साथ लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, क्या थी, मार्केट की इंटेलिजेंस कम थी। ठीक है, एडुकेट डाटा नहीं था, ये कह सकते हैं एडुकेट फॉरेन मार्केट नहीं थी। ठीक है, और साथ ही साथ मार्केट इंटेलिजेंस नहीं थी। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट था ओके उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। ओके, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं थे, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, एंड प्री शिपमेंट फाइनेंस, और साथ ही साथ प्री शिपमेंट फाइनेंस के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो हमने 4 केसेस यहाँ पे डील करे। किस किस के करे, जो स्मॉल बिजनेस का ओवर लार्ज बिजनेस में था, एंसिलरी यूनिट्स की बात करी थी हमने, ट्रेडिशनल बिजनेस की यूनिट बात करी थी, और साथ ही साथ हमने एक्सपोर्ट स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करी थी। अब इन सबको हम जर्नल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, इन द जर्नल अगर क्या क्या स्मॉल बिजनेसेस की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम जर्नली देखें, तो अब हम इन पॉइंट्स को रीड करेंगे। ओके, तो पहला आ गया है फाइनेंस। ठीक है, क्या फाइनेंस की दिक्कत होती है स्मॉल स्केल बिजनेस में, यस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फाइनेंस में क्या क्या दिक्कत होती है। ठीक है, वन ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फाइनेंस टू कैरी आउट इट ऑपरेशन। तो हमने हर चीज़ में बात करी, हर एरिया में बात करी, हर केसेस में बात करी कि क्या है कि उनके पास क्या नहीं होता, एडुकेट फाइनेंस नहीं होता। क्या नहीं होता, एडुकेट फाइनेंस। ओके, फाइनेंस वो किससे रिलेटेड होता है बताइए, एडुकेट फाइनेंस, ताकि वो अपने जो ऑपरेशंस हैं या बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखें एडुकेट फाइनेंस क्या नहीं होता। ठीक है, ओके, आगे देखें जनरली स्मॉल बिजनेस बिगिन विद अ स्मॉल कैपिटल बेस। ठीक है, हमने क्या देखा, इसके की पॉइंट साथ साथ लिखते रहेंगे कि जो स्मॉल बिजनेस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, स्मॉल कैपिटल बेस से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, आगे देखें मेनी ऑफ द यूनिट इन स्मॉल सेक्टर लैक ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस। तो अगर हम देखें जो स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनके पास कैपिटल या ये कहें क्रेडिट वर्थिनेस नहीं होते हैं। ठीक है, क्रेडिट वर्थिनेस नहीं होते हैं मतलब कि वो उधारी नहीं ले सकते। ठीक है, और साथ ही साथ अपने कैपिटल को रेज नहीं कर सकते, किससे, कैपिटल मार्केट से। कैपिटल कैन नॉट बी रेज्ड, ओके, कैन नॉट बी रेज्ड कहाँ से, कैपिटल मार्केट में। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, तो एक बार हम रीड कर लें आपके पैराग्राफ में क्या दे रखा है। ठीक है, जनरली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो बिगेन करते हैं स्मॉल कैपिटल बेस से, और साथ ही साथ जो स्मॉल सेक्टर होते हैं उनके पास क्रेडिट वर्थिनेस की लैकिंग होती है। जो रिक्वायर किस लिए करते हैं बताइए, वो रिक्वायर इसीलिए करते हैं कि कैपिटल कैन नॉट बी रेज। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, कैपिटल जो होती है कैपिटल मार्केट से रेज नहीं हो पाती। ठीक है, अगर क्रेडिट वर्थिनेस नहीं है तो कैपिटल नहीं रेज होगी, और अगर क्रेडिट वर्थिनेस है तो कैपिटल हम रेज कर सकते हैं किससे, कैपिटल मार्केट से। ओके, आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि एट द रिजल्ट दे हैवली डिपेंड ऑन लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसलिए अगर हम देखें तो वो हाईली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, और फ्रीक्वेंटली द विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर। ठीक है, तो इनके क्या क्या विक्टिम्स होते हैं बताइए, बताइए ये सारे के सारे क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से। यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया। और साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है उनकी किससे, मनी लेंडर से। तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन होती है किससे, मनी लेंडर से। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है। यस, आगे लिख रखा है दीज यूनिट फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। इसलिए हम ये कह देते हैं कि जितनी भी वो यूनिट्स हैं वो एडुकेट वर्किंग कैपिटल उनके पास नहीं होता। ओके, एडुकेट वर्किंग कैपिटल अगर उनके पास नहीं होगा आइदर ड्यू टू द डिलेड पेमेंट, क्योंकि उनके पास पेमेंट की डिले होगी। ठीक है, पेमेंट नहीं मिलेगा जो उनके पास ड्यूज है टू देम, और साथ ही साथ क्या है, लॉकिंग अप देयर कैपिटल इन द अनसोल्ड स्टॉक। तो जो भी कैपिटल है उनकी उनको अनसोल्ड स्टॉक की तरह एक तरह का वेयर हाउसेस में केप्ट है। तो हम ये कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल उनके पास नहीं होते हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि बैंक ऑल्सो डू नॉट लेंड मनी विदाउट एडुकेट कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी एंड मार्जिनल मनी। ठीक है, बैंक जो होते हैं वो एडुकेट कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देते। ठीक है,
मतलब कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कुछ जमा कराना पड़ेगा बैंक में, जिसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, या तो कोई गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसी वजह से बैंक उसके बेसिस पे आपको मनी देता, ठीक है, विच मेनी ऑफ देम इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड। और बहुत सारे जो मनी लेंडर्स जो होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं लेकिन कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप बैंक के पास जाओगे तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि कई बार स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके पास इतना कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो उनको मनी की जो शॉर्टेज हो जाती है, इस वजह से जो मनी लेंडर से मांगते हैं तो वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। यहाँ पे एक तरह का यही हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर क्यों होते हैं, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं और कई बार जो पर्सन होता है वो उस पोजीशन में नहीं होता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी दे पाए। ओके, अब सेकंड देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे एक तरह का बैरियर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या ये कहें कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो सेकंड है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल को एक बार पढ़े अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, अनदर मेजर प्रॉब्लम फेस ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। एक मेजर प्रॉब्लम जो स्मॉल बिजनेसेस फाइंड करता है वो क्या होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में, ठीक है, मतलब कि गुड्स को कैसे प्रोक्योर करें, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड मटेरियल आर नॉट अवेलेबल, अगर जो रिक्वायर्ड मटेरियल वो अवेलेबल नहीं है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं उनकी क्वालिटी पे, और या तो वो पे कर देते हैं हाई प्राइसेस पे टू गेट द गुड क्वालिटी मटेरियल, ठीक है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं है कंपनी के पास, वो उसके बाद दो केसेस हैं, ठीक है, या तो वो क्वालिटी से क्या करे, कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे, ओके, या तो वही गुड्स को वो हाई प्राइस पे रख के आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, हाई प्राइस पे करके क्या कर रही है, वो क्वालिटी मेंटेन कर रही है, ठीक है। ये होते हैं दो केसेस, ठीक है। देयर बार्गेनिंग पावर इज रिलेटिवली लो ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ परचेज मेड बाय देम, इसलिए अगर हम ये करें कि वो क्वालिटी एस्पेक्ट पे देख रहे हैं तो उनके पास क्या हो जाता है, जो बार्गेनिंग पावर होती है उनकी वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसको रीड करें, देयर बार्गेनिंग पावर इज रिलेटिवली लो, उनकी जो पावर होती है वो जनरली लो होती है, ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ परचेज, क्योंकि जो परचेसेस होते हैं वो जनरली लो क्वांटिटीज में होते हैं जो मेड बाय देम, ठीक है, जो वो करते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, आगे देखें। ऑल्सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ बाइंग इन द बल्क, और साथ ही साथ ये हो जाता है कि वो बल्क में आप नहीं बाय कर सकते अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये तो प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि ये है कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए आपको और हाई प्राइसेस आप पे कर रहे हो, बाई चांस जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, तो आप एक तरह का बल्क में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि प्राइसेस हम क्यों हाई देंगे अगर क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, ठीक है। तो एक तरह का आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, आप उसको यूज़ तो कर सकते हो अगर एट अ सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और गुड्स को बल्क में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी टाइम आएगा जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आपको मार्केट में मिलेंगे। ओके, आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, एज दे हैव नो फैसिलिटी टू स्टोरेज द मटेरियल, क्यों, क्योंकि अगर आपको स्टोरेज की फैसिलिटी ही नहीं है, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उन गुड्स को क्या बल्क में रखोगे या नहीं रखोगे, नहीं रखोगे, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो बल्क में भी नहीं आएगा। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखें। बिकॉज ऑफ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मेटल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मटेरियल्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी होती है, मतलब कि क्या कहें, उनकी कमियां होती हैं, और साथ ही साथ जो केमिकल और एक्सट्रैक्टिव न्यू मटेरियल होते हैं इकोनॉमी में, और साथ ही साथ स्मॉल स्केल जो फैक्टर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं मोस्टली, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। दिस ऑल्सो मीन अ वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द इकोनॉमी एंड द फर्दर यूनिट, ठीक है। अगर हम ये कहें क्या कि मेटल्स की सिक्योरिटी है, या ये कहें कि जो रिसोर्सेज हैं एक तरह के वो स्केयर हैं, ठीक है, अगर जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, ठीक है, जो केमिकल्स हैं, ये रॉ मटेरियल जो इकोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये तरह के अगर रिसोर्सेज अल्टीमेटली स्केयर हैं तो स्मॉल स्केल सेक्टर जो होता है या इंडस्ट्रीज होती है वो सफ़र करती है मोस्टली, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, और इससे ये भी हो जाता है अगर हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं तो जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी ये कह सकते हैं कि वो भी एक तरह की वेस्टेज है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वेस्टेज, ठीक है, ठीक है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज केयर है तो वो भी एक तरह की क्या होगी, वेस्टेज है, और साथ ही साथ जो हमारी लॉस हो रही है बहुत सारी यूनिट्स में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या था, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, मैनेजरल स्किल, क्या लिखा हुआ है, मैनेजरल स्किल, ठीक है। मैनेजरल स्किल को एक बार डिस्कस करें।
स्मॉल स्केल बिजनेस इज जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है, जो स्मॉल स्केल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था, ठीक है, वो जनरली किससे रिलेटेड होते हैं, एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं, सिंगल पर्सन से रिलेटेड होते हैं जो बिजनेस को चला रहा होता है। ठीक है, हु मे नॉट पोसेस ऑल मैनेजर स्किल, ये तो नहीं है कि जो बंदा है उसके पास सारी की सारी मैनेजर स्किल्स होंगे। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, जो स्किल्स होंगे जो रिक्वायर हैं कि वो बिजनेस को रन करे, ठीक है, बिजनेस को रन करे। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सिंगल पर्सन के पास ऑल मैनेजर पावर्स नहीं है जो बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। आगे पढ़े। मेनी ऑफ द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर पोसेस साउंड टेक्निकल नॉलेज बट आर लेस सक्सेसफुल इन मार्केटिंग द आउटपुट। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास साउंड टेक्निकल नॉलेज तो होती है, लेकिन जो उनका लेस सक्सेसफुल मार्केटिंग आउटपुट होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोर ओवर दे मे नॉट फाइंड इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटीज। तो कई बार क्या हो जाता है कि हमने पढ़ा जो सिंगल पर्सन होता है उसके पास मैनेजर स्किल्स सारे के सारे नहीं होते, और इस वजह से क्या होता है कि जो उनका बिजनेस होता है वो जल्दी स्मूथ नहीं कर पाता। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि जो स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास साउंड टेक्निकल नॉलेज होगी, लेकिन उनको सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं मिलती है कहाँ पे, मार्केटिंग द आउटपुट में। ओके, आगे हमने क्या पढ़ा है कि हाउ एवर दे मे फाइंड इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी। तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, एक तरह से क्या लिखे, टाइम शॉर्टेज होती है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, या फंक्शनल एरियाज पे क्या कर सके, ध्यान दे सके। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, एट द सेम टाइम दे आर नॉट इन द पोजीशन टू अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजर। और साथ ही साथ अगर हम ये कह रहे हैं कि उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, सिंगल पर्सन है तो फंड्स में भी लिमिटेशन होगी, और साथ ही साथ जो प्रोफेशनलिज्म में अगर मैनेजर होंगे वो भी उनको चाहिए होंगे जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई सैलरी देनी होगी। अगर वो हाई सैलरी नहीं दे सकते तो प्रोफेशनल मैनेजर्स वो हायर नहीं करते हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है कि कई तरह के मैनेजर स्किल्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते, और साथ ही साथ शॉर्टेजेस आ जाते हैं। ओके, और फोर्थ पॉइंट में अब हम देख लेते हैं लेबर। लेबर में क्या लिखा हुआ है। ओके, स्मॉल बिजनेस फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू द एम्प्लॉय। जैसे पढ़ा था कि कैन नॉट अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजर, लेबर में हम पढ़ेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते जो मैनेजर्स, या ये कहें जो पीपल जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मांगते हो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई सैलरी मांगेगा वो उतना ही प्रोफेशनलिज्म में होगा। ठीक है, विच अफेक्ट द एम्प्लॉय विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। ठीक है, अगर हम स्मॉल बिजनेसेस को देखते नहीं दे सकते, ठीक है, हाई सैलरी नहीं देंगे तो वर्कर्स जो होंगे उनकी विलिंगनेस अफेक्ट होगी या नहीं होगी, उनकी विलिंगनेस अफेक्ट होगी। ठीक है, विलिंगनेस टू वर्क हार्ड होगी। ठीक है, जो भी अफेक्ट होगी। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्या, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्या, मोर। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं। दस प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इज रिलेटिवली लो। इस वजह से हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी होती है अगर हम कंपेरेटिव करें किसे, हर एक एम्प्लॉय से, तो वो भी कम होती है। एंड एम्प्लॉय टर्न ओवर इज जनरली हाई, और साथ ही साथ अगर हम देखें जो एम्प्लॉय टर्न ओवर होती है वो हाई होती है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है बताइए, हमने ये पढ़ा जो प्रोडक्टिविटी होती है, ओके, जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉय की वो भी क्या है, लो है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, ठीक है, एम्प्लॉय का क्या टर्नओवर है वो भी क्या है, हाई हो जाता है। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यस, आगे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ लोअर रेन्यूमरेशन ऑफर्ड अट्रैक्टिंग टैलेंटेड पीपल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अ स्मॉल बिजनेस। इस वजह से क्या होता है कि लोअर रेन्यूमरेशन होती है तो क्या होता है कि टैलेंट की कमी होती है उन पीपल्स में जो स्मॉल बिजनेसेस में होते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स ज्वाइन फॉर लो रेम्यूनरेशन बट ट्रेनिंग देम इज अ, ठीक है, जो अनस्किल्ड होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होता है उनको अगर आप ज्वाइन करवा लेते हो फर्म में तो वो एक तरह का क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, अनस्किल्ड वर्कर्स की। ठीक है, अगर हम अनस्किल्ड वर्कर्स को देखें तो उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है, हाँ जी ट्रेनिंग चाहिए होती है, और अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो एक तरह का क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये लिख रही है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल्सो अनलाइक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ना देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर कैन नॉट बी प्रैक्टिसाइज्ड विद द रिजल्ट इन लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो स्मॉल बिजनेस अगर हम लेबर में ये देखा है कि अगर हम जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होती है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है बताइए, कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होता है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होती है ना, जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है। तो जैसे कि लार्ज बिजनेस में होता है, स्मॉल बिजनेसेस में ये नहीं होता। क्या होता है, स्मॉल बिजनेसेस में ये नहीं होता। ओके,
अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या डिस्कस करना है, मार्केटिंग, जो क्या है एक तरह की प्रॉब्लम है किसमें, स्मॉल स्केल बिजनेस में। ठीक है, मार्केटिंग, मार्केटिंग को एक बार पढ़े। मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज एज इट जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केटिंग जो होती है, ओके, मार्केटिंग जो होती है वो रेवेन्यू को जनरेट करती है। किसको करती है, रेवेन्यू को जनरेट करती है। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। इफेक्टिव मार्केटिंग, क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड। ठीक है, अगर आपको मार्केटिंग इफेक्टिव करनी है, क्या करनी है, आपको मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाना है, तो इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ेगा, कस्टमर नीड्स को समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अब रीड करें हम, क्या लिखा हुआ है, यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मार्केटिंग एक वीकर एरिया होता है किसके लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयरफॉर डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन मिडलमैन। ठीक है, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो क्या करते हैं, ये मिडलमैन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं एट द टाइम, जो उनको एक्सप्लॉइट भी करे, और साथ ही साथ बाय पेइंग लो प्राइसेस, और साथ ही साथ उनको क्या प्राइसेस दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो यहाँ पे जो मिडलमैन है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वो प्रोडक्ट को बाय करके डायरेक्टली किसको दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है। तो अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से डायरेक्टली ले रहा है, कौन, मिडलमैन, ठीक है, तो वो जनरली जो प्राइस उनको पे करेगा वो क्या पे करेगा, लेस पे करेगा, यस, और साथ ही साथ वो उस पोजीशन में होगा कि वो डोमिनेट कर सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, और साथ ही साथ उनकी जो पेमेंट्स हैं उसको भी वो डिले करेगा। यहाँ तक हमें समझ आ गया। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एंड डिले पेमेंट। ठीक है, फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग में नॉट बी फिजिबल फॉर स्मॉल बिजनेस, और इसलिए हम ये कह सकते हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, जैसे कि अगर हम मिडलमैन को छोड़े सीधा कंज्यूमर के करें, वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ लेबर है, इस वजह से क्या कह सकते हैं कि ये भी एक बैरियर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ओके, अब 6 पॉइंट देखेंगे हम। 6 पॉइंट में क्या है, क्वालिटी। क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में क्या है, मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अधर डिजायर्ड क्वालिटी। ठीक है, अब बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं जो डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच हो। ठीक है, इंस्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कटिंग ऑन द कॉस्ट, कीपिंग द प्राइसेस लो। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो क्वालिटी को नहीं देख रहे, ओके, वो क्वालिटी को नहीं देख रहे, वो किस पे ध्यान दे रहे हैं बताइए, वो ध्यान दे रहे हैं कि प्राइस लो होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कॉस्ट को वो कट करना चाहते हैं। ठीक है, कॉस्ट को वो रिड्यूस करना चाहते हैं, प्राइसेस को लो रखना चाहते हैं, और क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दे डू नॉट हैव एडुकेट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन द क्वालिटी रिसर्च। ठीक है, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि क्या कर सके, वो इन्वेस्ट कर सके किसमें, क्वालिटी इंडस्ट्रीज में, किसमें, क्वालिटी में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर सके, स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडस्ट्रीज के वो मेंटेन कर सके। ठीक है, आगे बढ़े। हैव एक्सपर्टाइज और टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, और उनके पास इतने इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि वो क्वालिटी में कर सके, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में भी कर सके। ठीक है, ओके, इन्वेस्ट मतलब कि उनके पास फंड्स इतने नहीं होते हैं। ठीक है, फंड्स नहीं होंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्वालिटी में या टेक्नोलॉजी में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इनफैक्ट मेंटेन क्वालिटी इज देयर वीकेस्ट पॉइंट, और साथ ही साथ अगर हम देखें जो क्वालिटी होती है उनकी वो वीकेस्ट पॉइंट पे आ जाती है विद कंपीटिंग इन द ग्लोबल मार्केटिंग। अगर हम ग्लोबल मार्केटिंग में उसको कम्पीट कराएं तो सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट होती है, उनकी क्वालिटी। ओके, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब हम 7th पॉइंट पढ़ लेते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये भी एक तरह का क्या है, बैरियर है। अब पढ़ें इसको। ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल or lack of demand, many small businesses have operating below the capacity, due to which their operating costs tend to increase और gradually this lead to sickness and closure of business। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना है थोड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो मार्केटिंग स्किल होते हैं, ठीक है, उनके पास कम होते हैं, ये भी हमें पता है। जो उनके पास मार्केटिंग स्किल है वो भी लेस है, साथ ही साथ उनके पास लैक ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को पता चल गया ये किस में है बताइए, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है। ठीक है, ये कहीं स्मॉल स्केल बिजनेस में है। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो अपनी कैपेसिटी से लेस काम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई हो रही है। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, टेंड टू सिकनेस एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो बिजनेस है वो क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है बिजनेस बताइए, इसकी वजह से बिजनेस जो है वो क्लोज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, लीड्स टू सिकनेस।
सिकनेस का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे कि बिजनेस खोखला हो रहा है और साथ ही साथ उसकी जो बिजनेस है वो भी खत्म हो रहा है। ओके, आगे हम पढ़ लेते हैं 8 पॉइंट जिसमें लिखा है टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी पढ़े। यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ऑफन स्टेटेड एज सीरियस लुकने इन द केस ऑफ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ डेट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, ये कह रहे हो कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर इन सबको आप यूज कर रहे हो तो वो क्या हो रहे हैं बताइए, वो रिजल्ट कर रही है लो प्रोडक्टिविटी पे। किसको कर रही है, लो प्रोडक्टिविटी पे, और साथ ही साथ अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन में। ठीक है, अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन पे यहाँ पे यही चीजें दे रखी है। ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो लेस प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, और साथ ही साथ अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन होगी। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब 9 पॉइंट देख लेते हैं, जो क्या कर रही हैं, एक तरह का बैरियर क्रिएट कर रही हैं किसमें बताइए, एक तरह का बैरियर है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बना रही हैं कि वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है, प्रेवलेंस ऑफ सिकनेस इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ वरी। ठीक है, एक तरह का क्या है, जो सिकनेस है वो एक तरह का चिंता की विषय है किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जो पॉलिसी मेकर्स ने बनाया और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, सिकनेस की। ठीक है, सिकनेस एक तरह का वरी है, हाँ जी पता है हमारे को, एक तरह की चिंता है किसके लिए बताइए, पॉलिसी मेकर्स के लिए जो बना रहे हैं, हाँ जी पॉलिसी मेकर्स के लिए, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक तरह का चिंता का विषय है। ओके, आगे देखिए, दिस कॉज ऑफ सिकनेस इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और साथ ही साथ वो एक तरह की किसके लिए करा रही है बताइए, वो बोथ इंटरनल, ठीक है इंटरनल बिजनेस के लिए, और साथ साथ उनकी जो एक्सटर्नल बिजनेस है उस पर भी वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूड लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन लेबर, और इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है उससे क्या रिलेटेड होती है, स्किल्ड या ट्रेन लेबर से। ठीक है, स्किल्ड या ट्रेंड लेबर एंड मैनेजर और मार्केटिंग स्किल। ठीक, सम ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम अगर हम इंक्लूड करें तो वो क्या हो जाती है बताइए, डिले हो जाती है पेमेंट की, शॉर्टेज हो जाती है कैपिटल की, इनएडुकेट लोन हो जाते हैं, और लैक ऑफ डिमांड हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अब लास्ट पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस को करने में एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है। ओके, हमने ये पॉइंट अब पढ़ना है। ओके, ग्लोबल कंपटीशन। ठीक है, ये जनरली 5 मार्क्स में क्वेश्चन सेपरेटली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं ग्लोबल कंपटीशन में क्या लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटेड अबव, द स्मॉल स्केल बिजनेस आर नॉट वेरी विदाउट फियर्स। ठीक है, अब क्या है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा फियर्स होता है। ठीक है, ये कहें कि ग्लोबली अगर कम्पीट करना है तो एक तरह का डर होता है, स्पेशली इन द प्रिवेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अगर हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़े किसके, लिबरलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट में। ओके, साथ ही साथ जो पॉलिसी जो बना रहे हैं कौन सी, वेरियस कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, और साथ ही साथ वो कंट्रीज जो वर्ल्ड में बन रहे हैं। रिमेंबरिंग इंडिया टू हैड एन एलपीजी पास सिंस 1991। ठीक है, जो अगर हम देखें जो इंडिया में 1991 से लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे बात हो रही है। लेट अस लुक द एरियाज वेयर स्मॉल बिजनेस फील थ्रेटन्ड विद द आउटसाइड ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। अब इस वीडियो में अगर हम देख रहे हैं लास्ट में क्या देख रहे हैं कि ग्लोबल कंपटीशन क्या थ्रेटन कर रहा है किसको, स्मॉल बिजनेसेस को। ठीक है, तो ए पार्ट में लिखा हुआ है कंपटीशन इज नॉट ओनली फ्रॉम द मीडियम या लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो कंपटीशन है वो जनरली मीडियम या लार्ज इंडस्ट्रीज से नहीं है, बट साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी से है जो गेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। ठीक है, एमएनसीज की अगर आप साइज की बात करेंगे, किसके, एमएनसीज की अगर साइज की बात करें और साथ ही साथ उनके जो वॉल्यूम है किसका, बिजनेस का, उसकी बात करें तो एक तरह की वो भी एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस को स्मूथली रन करने में। ठीक है, ओपनिंग ऑफ ट्रेड रिजल्ट इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ठीक है, जो ट्रेड होता है वो रिजल्ट किस में कर रहे हैं बताइए, एक तरह का कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब बी पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। इट इज डिफिकल्ट टू विथस्टैंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ एक तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे आप ग्लोबली तो वो भी एक तरह की क्या है, एक डिफिकल्टी है। ठीक है, डिफिकल्टी है कि हमारे को वही क्वालिटी बनाना है जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी स्किल्स भी बहुत कम है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और हमारी जो फाइनेंशियल वर्थिनेस है, ये क्रेडिट वर्थिनेस बोले आप, वो भी कम है, और साथ ही साथ जो मैनेजर और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा लो हैं। तो हम लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी स्किल्स या मैनेजर क्रेडिट वर्थिनेस। ठीक है, ये कैपिटल कैपेबिलिटीज और साथ ही साथ लार्ज इंडस्ट्रीज मल्टीनेशनल्स की भी हमने बात करी। ओके, अब सी पार्ट में अगर हम ग्लोबल कंपटीशन में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो लिमिटेड एक्सेस है जो मार्केट का वो डेवलप्ड कंट्रीज का, वो ड्यू टू सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है किसकी, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे को ISO 9000 चाहिए। ठीक है,
अब क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए हमको कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए, ऑफ कोर्स ये बात है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए क्या मेंटेन कर रखा है, ISO 900 सर्टिफिकेट, ठीक है, जो बताता है कि हमारी क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है और साथ ही साथ कितनी लिमिटेड एक्सेस है हमारी मार्केट पे, वो भी डील करता है। ओके, तो हमने पहले में क्या पढ़ा था, कंपटीशन हमारा किससे था, MNC से था, जिनका साइज और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा, एक तरह का ट्रेड जो उनमें हो रहा था वो कंपटीशन को क्रिएट कर रहा था, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि एक डिफिकल्ट थी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी स्किल्स को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल क्रेडिट वर्थनेस भी होनी चाहिए, मार्केटिंग या मैनेजर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो लार्ज इंडस्ट्रीज या मल्टीनेशनल्स में बहुत ज़्यादा अच्छी थी अगर हम कंपेयर करेंगे उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। लास्ट में हमने यही पढ़ा था कि लिमिटेड एक्सेस होती है मार्केट की डेवलप्ड कंट्रीज में, जिसके लिए हमारे को सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है ISO 9000 का। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।